आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विषाणु है ना, ये वायरस है, ये कोशीय होता है या अकोशीय होता है, या एक कोशीय होता है या बहुकोशीय होता है। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे तो अकोशीय आपको लोग बता देंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, रक्त का पीएच मान कितना 7.4 होता है। और 7.4 किसके अंतर्गत आ रहा है? 7.35 और 7.45 के बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि रेक्टिफायर की अगर बात करें तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए या डीसी को एसी में बदलने के लिए? मैं कहूंगा साथियों एसी को डीसी में बदलने के लिए ही रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को या पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑर्निथोलॉजी अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 25 सवालों में से काउंट करते रहिएगा कितने सवाल आपको पहले से आते थे। कह रहे कि डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? तो ये 65 मिलियन वर्ष से साथियों विलुप्त है। राइट आंसर आपका आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल कह रहे कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किससे मापी जाती है? तो पता साथियों किससे मापी जाती है? स्टेबोस्कोप से मापी जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं, है ना? क्या लिखा हुआ है? एक पानी से भरी गिलास है, उसके नीचे से कागज को अगर खींचते हैं तो पानी में उत्पन्न नहीं होती है। क्या उत्पन्न नहीं होती है? घर्षण। पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, तो ये घर्षण के कारण उत्पन्न नहीं होती है, जड़त्व के कारण उत्पन्न नहीं होती है। मैं कहूंगा जड़त्व के कारण गति उत्पन्न नहीं होती है पानी में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसकी ऊंचाई माप कर पता लगाया जा सकता है, या शाखाओं की संख्या गिनकर, या वार्षिक वलय को गिनती करके इनकी, या आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। फटाफट आप लोग साथियों मुझे बताइए। तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एक वृक्ष की आयु का पता साथियों उसके वार्षिक वलय को गिनकर लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि मटर का पौधा एक शाख है, एक पुष्प है, झाड़ी? मैं कहूंगा साथियों ये शाख है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा साथियों कौन सा है? रेयन है, नाइलॉन है, या साथियों टेराकॉट है, या पॉलिस्टर है? मैं कहूंगा नाइलॉन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया प्रथम कृत्रिम रेशा जो है ना वो नाइलॉन है। अगला देखिए मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा लैक्टिक अम्ल आपका जवाब होगा। बिल्कुल साथियों मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। आंसर आपका डी होगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों ये किसकी माप करता है? ये तरंगदैर्घ्य की माप करता है। राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग को तरंगदैर्घ्य आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो भाषा फ्रेंच है, जर्मन है, या लैटिन है? लैटिन साथियों वो भाषा है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि स्तनों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या? ट्यूबेक्टोमी साथियों कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होना चाहिए वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दोनों शब्द आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारी क्या लिखा हुआ, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 16%, 21%, 8%, 4%? तो 4% होती है। आंसर आपका डी होगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये तो साथियों विटामिन का है, वसा का है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? मैं कहूंगा प्रोटीन का है। प्रोटीन आपके सवाल का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? कोबरा, इलेपस, वाइपर, ये तीनों होते हैं, लेकिन अजगर नहीं होता है। अब नहीं होता है तो ये आपका जवाब है। अगला देखिए ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है साथियों मुझे बताइए। तो ऑन्कोलॉजी की अगर बात करें तो ये साथियों कैंसर का अध्ययन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए पॉजिट्रॉन की अगर बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है एंडरसन की अगर बात करें, एंडरसन के द्वारा ही साथियों पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो वो गुंजन पक्षी है साथियों। क्या? वो गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर भी साथियों उड़ सकता है। अगला देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसने किए दिए थे? तो किसके द्वारा साथियों अगर बात करते हैं, वेटेकर के द्वारा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला सवाल है कह रहे कि कैंडिला किसका मात्रक है मुझे बताइए। तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, और ज्योति तीव्रता ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। अगला देखिए एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, ठीक है। तो इसका चंद्रमा पर साथियों भार कितना होगा ये आपको यहाँ पर बताने। देखिए अगर लड़के का पृथ्वी पर भार दे दिया जाए और चंद्रमा पर भार पूछा जाए तो 1/6 से इसकी गुणा करानी होती है, तो साथियों यहाँ पर 100 न्यूटन आपका आ जाएगा। और 100 न्यूटन कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है।
चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल है साथियों, इसको देखिए और मुझे बताइए। कह रहे हैं कि अगर एक कोड भाषा में MONSTROUS को NOM लिखा जाता है और RTSSUO लिखा जाता है, तो साथियों आपको बताना है सोशियोलॉजी को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये बताना है कि इन लेटर से ये लेटर आखिर बनाया कैसे गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर जितने भी लेटर हैं वही सारे लेटर साथियों यहाँ पर, बस क्रम अलग है। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है शुरू में MON और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों MON। बस ये 1 2 3 ऐसे है और ये क्या कर दिया 1 2 3, मतलब शुरू के जो 3 है ना उसको अलग कर दिया। जैसे N सबसे अंत में तो सबसे पहले आ गया, O दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ गया, M यहाँ पर आ गया। अब यही चीज यहाँ पर है, STR है ना, तो यहाँ पर देखिए STR। उसके बाद देखिए OUS है ना, तो O की शुरुआत यहाँ से होगी OUS। यहाँ पर भी आपको यही करना है, जैसे कि SOC लिखा है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे साथियों COS, ठीक है। उसके बाद IOL लिखा है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे OLOI। उसके बाद साथियों यहाँ पर OGY लिखा है तो हम क्या लिखेंगे साथियों YGO लिखेंगे। ये कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है COSLOIYGO, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कह रहे कि असंगत आपको यहां पर साथियों बताना है कौन सा सबसे अलग आपको लग रहा है, मुझे बताइए। चक्रवात, सुनामी, बर्फीला तूफान या विस्फोट। देखिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अगर बात करें, ये देखिए चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया और बर्फीला तूफान हो गया, हवा के अलग अलग रूप हैं, लेकिन विस्फोट एक अलग चीज है साथियों, विनाशी चीज है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कह रहे हैं कि कुछ धाराएं नहर है, तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा साथियों करते जाइए। ये क्या हो गई, ये धारा हो गई। कह रहे कि कुछ धारा नहर है, तो मैं कहूंगा इतनी धारा का साथियों क्या हो जाएंगी, नहर हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ नहरें नदी हैं, तो मान लेते साथियों इतनी नहरें क्या हो गई, इतनी नहरों की अगर बात करें साथियों नदी हो गई, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। कह रहे कि कुछ नहरें धाराएं नहीं है, कुछ नहरें, ये नहरें हैं, कुछ नहरें धाराएं नहीं है। अच्छा भाई, कुछ नहरें धाराएं नहीं है, ठीक है भैया। उसके बाद अगर बात करें कुछ धाराएं नदियां हैं, क्या लिखा हुआ है साथियों, कुछ धाराएं, धाराएं कहां पर है, ये कुछ धाराएं नदी, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए कुछ धाराएं नदियां नहीं हो सकती, तो ये कैसे सही हो सकता है, गलत हो जाएगा। और लिखा हुआ है यहां पर कि कुछ धाराएं, कुछ नहरें धाराएं, देखिए ये क्या है, ये नहर है ना। कुछ अगर ये लिखा होता कि कुछ नहरें धाराएं हैं तब भी सही हो जाता, क्योंकि कुछ नहर धारा है, ये बात सही। और लिखा हुआ कुछ नहरें धाराएं नहीं है, तो मैं कहा बिल्कुल इतनी नहरें धाराएं कहाँ हैं, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा कुल मिला के, यानी कि केवल एक निष्कर्ष ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखिए मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहने के एक शाम सूर्य अस्त, यानी कि सूर्य क्या हो रहा है साथियों, अस्त हो रहा है, सूर्य ढल रहा है। तो सूर्य अस्त से पहले, थोड़ा सा पहले, एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हुए हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए अगर यहाँ पर साथ थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये कौन सी दिशा होती है, ये आपकी उत्तर दिशा होती है। ये आपकी कौन सी दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है। और ये साथियों आपकी पश्चिम दिशा होती है और ये आपकी दक्षिण दिशा होती है। अब सूरज निकलता इधर से है और सूरज किधर जाता है, इधर जाता है, यानी कि सूरज अभी शाम का वक्त है, कह रहे हैं ना यहाँ पर शाम में सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूरज साथियों आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, सूरज आपका ये हो गया। अब जब यहाँ पर एक बात कही गई है, सूरज से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत खड़े, एक दूसरे की पीठ करके खड़े हुए हैं। तो महेश विक्रांत यहाँ पर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। यानी कि अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं है तो महेश का मुंह अगर साथियों इधर की तरफ है ना। अच्छा, दोनों महेश इधर बैठ जाएगा, तो क्यों, क्योंकि कह रहे हैं साथियों यहाँ पर कि महेश के बिल्कुल दाएं, महेश के बिल्कुल दाएं विक्रांत, तो विक्रांत यहां पर आ जाएगा, महेश आपका वहां पर आ जाएगा। अच्छा, विक्रांत किधर देख रहा है, विक्रांत इधर देख रहा है। तो जब सूरज इधर है तो विक्रांत की परछाई जो बनेगी वो महेश के बिल्कुल दाएं बनेगी, है ना, यानी कि इधर को बनेगी, इधर को बनेगी, किधर कोई बनेगी, लेकिन महेश के दाएं ही तो होगी, है ना। चलिए कोई दिक्कत, क्योंकि महेश का मुंह उधर है, विक्रांत का मुंह इधर है। तो कह रहे हैं कि महेश किस दिशा की ओर मुड़ के करके खड़ा है, तो महेश तो उत्तर की तरफ देख रहा है। तो उत्तर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि जी के एनपी को क्या लिखा जाता है साथियों, एच जे एम क्यू लिखा जाता है, डी एच के एम को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि कौन से यहाँ पर 4 लेटर आएंगे ये आपको बताना है। देखिए जी से अगर एच पर जाए तो 1 बढ़ाया है, के से जे पर जाए तो के 11 पर होता है, जे 10 पर होता है,
एक घटाया गया है, n से देखिए यहाँ पर एक घटाया गया और p से क्या हुआ है, एक बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पर एक बढ़ाया, एक घटाया, एक घटाया, एक बढ़ाया वाला मैटर चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक बढ़ाएंगे, d के बाद क्या आता है साथ, तो e आता है। अब हम क्या करेंगे साथ, तो एक घटा देंगे, तो h 8 पर होता है, g 7 पर होता है, फिर एक घटाना है तो j आ जाएगा, फिर एक बढ़ाना है तो m आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं EGJN कहाँ पर लिखा हुआ है, EGJN आपका EGJN ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। देखिए साथू अगला सवाल है, यहाँ पर अगर बात करें तो साथू कथन आपके सामने है 2, 1 और 2, और निष्कर्ष की अगर बात करें आपके सामने 2। इसमें से आपको बताना है कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। आपसे यहाँ पर साथू कहा जा रहा है, कहने के कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो मान लेते हैं साथू कुछ शिक्षक, ये क्या हो गए, ये आपके शिक्षक हो गए, ये कौन हो गए, ये शिक्षक हो गए। करेक्ट, कुछ शिक्षक मान लेते, इतने शिक्षक कौन हो जाएंगे साथू, प्रधानाचार्य हो जाएंगे। कह के कुछ प्रधानाचार्य क्या है साथू, शिक्षित हैं। अच्छा, ये शिक्षक अलग हैं, ये शिक्षित अलग हैं, तो कुछ प्रधानाचार्य मान लेते, इतने प्रधानाचार्य कौन कौन हो जाएंगे साथू, शिक्षित हो जाएंगे, है ना। ये कौन है, ये शिक्षित हैं, ऐसे ट्रिक से। चलिए उसके शॉर्ट में, उसके बाद अगर बात करें निष्कर्ष की, कहेंगे कुछ शिक्षक शिक्षित हैं, है ना, कुछ शिक्षक ये शिक्षक हो गए और कुछ शिक्षक शिक्षित हैं, तो मुझे तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। कहने कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति, कोई भी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं है, ये साथियों सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा ये दूसरा वाला सही लग रहा है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, क्योंकि पहला वाला गलत है। कहने कुछ शिक्षक, यानी कि कुछ शिक्षक शिक्षित हैं, कहाँ भैया, शिक्षक ये हैं, शिक्षित ये हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। करना आपको कुछ नहीं है साथियों, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको यहाँ पर साथों एक पूरा, है ना, वर्गाकार एक आपको शेप दिख रही होगी। इसमें 4 पार्ट हैं साथों इसके, है ना। पहला पार्ट यहाँ से ये है, दूसरा पार्ट ये करके है, और तीसरा पार्ट इस तरीके के। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो पार्ट आएगा वो कौन सा पार्ट होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है ये, बी में है, सी में है या डी में है, तो ये आपको साथों बताना है कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। फटाफट आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर अगर साथों हम लोग बात करें, आपको यहाँ पर ये मेरे हिसाब से साथों एक लाइन यहाँ पर आना चाहिए, है ना। अगर बात करते हैं साथों, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन आई है ना ऐसे करके, तो ऐसे ही साथों लाइन, पहली बात तो यहाँ पर आना चाहिए ऐसे करके। अच्छा, लाइन ऐसी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब देखिए ये लाइन ऐसे आई है तो ये लाइन यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये लाइन यहाँ पर नहीं है तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं, ये लाइन ऐसे करके यहाँ पर भी आई है, तो ये इससे साथियों मिल जाएगी लाइन। यहाँ पर भी मिली है, यहाँ पर नहीं मिली है, कट कर दीजिए। यहाँ पर मिली है, यहाँ, यानी कि अब या तो ये होगा और या तो साथियों आपका क्या होगा, आपका साथियों ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों यहाँ पर ये जो लाइन आई है ना, ये ऐसे चौकोर टाइप की बनी है, चौकोर टाइप की बनी है ना। यहाँ पर अगर साथियों बात करें, ये ऐसे करके, यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं बनी है। देखिए अंत में कहीं पर बनी है, नहीं बनी है, तो मैं कहूँगा आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरफ ऐसे करके लाइन नहीं बनेगी। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि क्यू टी से 2 गुना भारी है, आर का वजन एस से आधा है और पी का वजन आर से आधा है, ठीक है ना। अगर क्यू पी से 3 गुना ज्यादा भारी है तो इन सब में सबसे भारी कौन है साथियों, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, क्यू टी से 2 गुना भारी है, आर का वजन एस से आधा है, पी का वजन आर से आधा है, तो एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं, पी का वजन आर से आधा है तो पी का वजन मान लेते साथियों कितना है, एक्स है। अब P का वजन जो है ना ये x, ये R से आधा है, यानी कि R का वजन क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये तो कहा गया है कि P का वजन R से आधा है, तो बिल्कुल वही सही तो हमने किया है। उसके बाद अब देखिए R कहाँ पर है, कह रहे कि R का वजन S से आधा है, यानी कि ये जो R का वजन है S से आधा है, यानी कि S का वजन जो होगा वो इसका 4 गुना होगा, ठीक है। तो इसका 4 गुना साथियों हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद देखिए S क्यू टी अगर बात करते आर एस हो गया, पी का वजन आर से, हाँ ये देखिए क्यू जो है ना, क्यू ये पी से, क्यू पी से 3 गुना ज्यादा भारी है। क्यू जो है ये पी से, पी का वजन कितना है, पी का वजन एक्स है, तो क्यू का वजन साथियों कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना भारी है पी से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको देखिए, क्यू टी से 2 गुना भारी है, क्यू जो है ना ये टी से, क्यू जो है ये टी से 2 गुना भारी है, तो टी का वजन साथियों इसका आधा होगा, 3 का आधा कितना होता है 1.5, 1.5 कह सकते 1.5x हो जाएगा। तो कहने कि इन सब में सबसे भारी कौन है, P का 1x है, 2x है, 4x है, 3x है, 1.5x है। सबसे ज्यादा भारी तो मुझे S लग रहा है, क्योंकि इसकी कितनी है 4x है, तो सबसे भारी S हो जाएगा। तो S कौन से ऑप्शन में है, S आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो आकृति दिख रही है ना, ये इस टाइप वाली M, आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, यहाँ पर समाहित है या आकृति यहाँ पर समाहित है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, लेकिन इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, है ना।
इसको क्या अगर बात करते हैं साथियों, इसको आप घुमा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे ये यहाँ पर है ना, ऐसे ही साथियों यहाँ पर होगी। देखिए अगर मान लेते इसमें ये आकृति बनती ना, ऐसे करके ऐसे किया है ना, और ऐसे करके साथियों ऐसे कर दिया, ये तो बन गई यहाँ पर आकृति, लेकिन यहाँ पर बनेगी नहीं, यहाँ पर भी नहीं बनेगी, यहाँ पर भी नहीं, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर 9 है, उसके बाद साथियों यहाँ पर 23 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद साथियों 18 है, और फिर साथियों 26 है, और फिर अगला नंबर यहाँ पर आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो कैसे क्या हो सकता है साथियों, आप लोग मुझे बताने की कोशिश कीजिए। देखिए 9 से 23 की अगर बात करें तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 9 से 23 की अगर बात करें खासा बढ़ रहा है, फिर 23 से 14 हो जाएगा, यानी कि फिर घट जाएगा। तो ऐसा तो नहीं साथियों कि 9 से 14 हुआ और फिर 14 से 18 हुआ और 18 से यहाँ पर वाला नंबर आएगा। तो 9 से 14 पर जाते हैं साथियों, 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर साथियों 4 बढ़ रहा है, तो कि यहाँ पर 3 बढ़ेगा, तो फिर तो 15 आना चाहिए, लेकिन 15 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये लॉजिक हमारा नहीं हो सकता है ना। अच्छा एक चीज यहाँ पर करके देखिए, 9 और 14 सातों 23 होता है, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। 14 18 कितना होता है, हाँ 32 होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सातों 18 और कौन सा नंबर कुल मिला के 23 होगा, मैं कहूँगा 18 में अगर आप कितने जोड़ दें सातों, मैं कहूँगा अगर 18 की अगर बात करें कितने आप जोड़ दें, है ना। गलत तो नहीं चल रहा हूँ साथियों। देखिए 9 9 और 14 आपका क्या हो गया, 23 हो गया। 14 और 18 आपका साथियों 32 हो गया, ठीक है ना। 14 18 आपका 32 हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन की अगर बात करें ना साथियों, पता क्या, यहाँ पर वाला आपको नंबर नहीं बताना है, आपको नंबर बताना है साथियों यहाँ पर नंबर है, ये कोई नंबर नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात करें 18 और 26 का योग यहाँ पर आएगा, और 18 और 26 का योग कितना होता है साथियों, 4 और 4 44 होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 44 आपका सही जवाब होगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और अब आपके सामने साथियों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इन सारे सवालों को अच्छे तरीके से आप लोग देखिए। चलिए, हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। उसने 540 रुपए का भुगतान किया, तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, मान लेते हैं साथियों अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य यहाँ पर x है, हम इसको मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कहा जा रहा है कि देखिए 540 रुपए उसने अदा किए, कब, जब 10% की उसको छूट दी गई, यानी कि 90% की जो वैल्यू है साथियों वो कितनी है, वो आपके यहाँ पर 540 है। तो आप सबसे पहले 100% की वैल्यू निकाल लो, और वो वैल्यू निकाल लो सबसे पहले तो साथियों आप लोग, है ना। तो देखिए 90% की वैल्यू 540 है, तो क्या 1% की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी, 540/90। अब 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से साथियों गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54, 6 की गुणा 100 से होगी, यानी कि 600 आपकी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य साथियों हमने कितना मान रखा है, हमने x मान रखा है कि भैया ये अंकित मूल्य हमारा है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें, और इस अंकित मूल्य की अगर बात करें, हैंडबैग पर 25% की साथियों छूट भी दी जाती है ना, 25% की छूट भी दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाएगी। तो और मान लेते हैं साथियों अंकित मूल्य हमारा x है, यानी कि इस x पर 25% की छूट दी गई, तो 75% में वो चीज़ बेची जाएगी। तो कुल मिला के 75% की वैल्यू ही है ये, अंकित मूल्य के 75% की वैल्यू ये 600 है। समझ गए, तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं साथियों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इस 100 की गुणा 6 से हो जाए, 600 से हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, और बटे आपका नीचे 75 आ जाएगा। 25 तिया 75 आपका हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 10 जाएगा इसमें से 100 हो गया, 25 चौक और डबल 0 आ गया, 3 से कट होगा, 3 7 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 800 आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। और 800 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। मैं कहूंगा साथियों मान लीजिए आप क्या, कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना है साथियों, x है, ठीक है ना। अब 18 गेंदों को साथियों यहाँ पर बेचा गया है, तो 18 गेंदों को खरीदा भी गया होगा, तो मैं कहूंगा अगर एक गेंद का लागत मूल्य x है, तो 18 गेंदों का लागत मूल्य क्या हो जाएगा साथियों, 18x हो जाएगा। अच्छा ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस हम लोग इसको कह सकते हैं। चलिए, तो 18 गेंदों का लागत मूल्य साथियों कितना हो गया,
18x हो गया, ठीक है ना। और 900 में बेचा जा रहा है, यानी कि ये इसको हम साथियों मान सकते हैं क्रय मूल्य। क्या इसको मान सकते हैं? इसको हम मान सकते हैं क्रय मूल्य। और 900 रुपए में 18 गेंदों को बेचा गया है, तो 900 आपका साथियों क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। 900 आपका साथियों विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कहने के 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि की अगर बात करें, साथियों हानि कितनी हो रही है? 6 गेंदों के बराबर यहाँ पर हानि हो रही है, तो इसको हम 6x मान लेंगे, ठीक है ना। तो एक गेंद का लागत मूल्य यानी कि सिर्फ x की वैल्यू आपको बतानी। देखिए आपको पता होगा सूत्र होता है, कभी भी अगर साथियों आप हानि निकालेंगे तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो विक्रय मूल्य और एक साथियों क्रय मूल्य। तो अगर हानि है ना, तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे? आप क्रय मूल्य रखेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, लेकिन अगर हानि निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य साथियों कितना है? 18x है, और माइनस आपका विक्रय मूल्य कितना है साथियों? 9x हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा। हानि कितनी है? हानि 6x है, 6x बराबर 18x माइनस आपका कितना हो गया साथियों? 90 हो गया। अब ये देखिए 18x यहाँ पर लिखा हुआ है, 6x इधर है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x, और बराबर इधर आएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। 18 में से 6 जाएगा, 12x बचेगा, 12x बराबर साथियों 90 है। और अगर इसको आप कट करेंगे तो x बराबर देखिए 12 से कट करें, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीमा 108। ये तो ज़्यादा हो गया साथियों। तो एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं कि इसको कट करा लीजिए। 90/12 यहाँ पर अगर हम लोग कर लें, ठीक है ना। अच्छा सॉरी 900 है साथियों, ये ध्यान रखिए। तो 3 से अगर कट करें, 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 तिया 9 आ गया। क्या अब ये साथियों पूरा पूरा यहाँ पर कट सकता है? एक बार कट करके देख लीजिए। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल आया? 75 निकल आया, 75 निकल आया। और x ही हमें तो ज्ञात करना था लागत मूल्य। तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा? 75 होगा। 75 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बहुत ध्यान से साथियों इस सवाल को आप लोग देखिएगा। चलिए आपसे साथियों यहाँ पर कह रहे हैं कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय, क्या 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि साथियों क्या होगी? तो ये कैसे आप साथियों निकाल सकते हैं? इसका भी आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए साथियों मान लेते क्या एक छात्र ने, यहाँ पर अगर बात करें, एक छात्र ने क्या किया, 4/5 के बजाय अब इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तो बड़ी कौन सी है? देखिए बड़ी तो ये है 5/4, 4 बटे छोटी, 4/5 छोटी है। तो 5/5x इसको हम लिख लेंगे, 5/4x ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें से क्या घटेगी साथियों? 4x/5 घटेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए ये ऐसे होता सिंपल सा, अगर इसको हम 4 मान लें और इसको हम 3 मान लें, तो अगर मैं आपसे कहूँ, ये तो नंबर थोड़े से वैसे हैं, बटे में हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए इसका आसान तरीका साथियों मैं आपको बताता हूँ। एक छात्र ने 3 के बजाय 4 से किसी एक संख्या का गुणा किया, है ना, तो गणना प्रतिशत क्या होगा? अब इतना गुणा किया यानी कि कितना एक्स्ट्रा गुणा किया, तो मैं कहूँगा 1 एक्स्ट्रा गुणा किया। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 बढ़ती हुआ किससे? इससे हुआ है, तो ये 3/3 साथियों यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है ना। चलिए इसको भी ठीक हम वैसे ही करेंगे। अब इसकी भी साथियों क्या करेंगे? गुणा 100 से करेंगे, बटे आपका नीचे क्या आ जाएगा? बटे आपका साथियों ये वाला आ जाएगा 5x बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए उसके बाद साथियों अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, यहाँ पर क्या होगी? अब इसको कैलकुलेट कराइए। 5 की x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 25x हो जाएगा। 4 की 4 से कराएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। और आपका ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, है ना। अब इसके बटे की अगर बात करें, देखिए ये गुणा भी 100 है, गुणा 100 चलता रहेगा। और 5x/4 ये आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, अब देखिए 25x में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। 9x बटे आपका ये 20 हो जाएगा, है ना। और ये आपका गुणा सातों 100 रहेगा। अब ये 5x/4 है, ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, 4/5x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए। 4 से कट करेंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। इस x से आपका ये x कैंसिल हो जाएगा। 5 चौक आपका 20, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 36% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस बम्बई लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? तो औसत गति का साथियों एक सूत्र होता है। औसत गति की अगर बात करें, एक सूत्र होता है, वो सूत्र आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। औसत गति कह लो या औसत चाल कह लो। मान लीजिए पहली चाल क्या है? ए है। दूसरी चाल जब 50% बढ़ जाएगी, देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 50% कितनी होगी? 40। तो 80 + 40 120 हो जाएगी। 50% बढ़ाकर
120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो मान लीजिए पहली चाल ए है और दूसरी चाल क्या है साथियों, दूसरी चाल मान लेते हैं बी है, यानी कि ये दूसरी चाल है। तो 2 गुणा ए गुणा बी ऐसे करके मतलब 2ab और बटे क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और a प्लस बी आपको पता है पहली चाल और प्लस दूसरी चाल। तो 2 गुणा पहली चाल कितनी है 80 है, दूसरी चाल कितनी है 120 है। दोनों को जोड़ दीजिए 200 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करा लीजिए साथियों। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 छंग आपका 12 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी सातु चाल हो जाएगी। और ऐसी कहाँ पर लिखी हुई है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए सातु अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद कहने के यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है। देखिए अगर 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है, यानी कि टोटल दूरी 20 किलोमीटर है, आधी दूरी तय करेगा, यानी कि आधी दूरी तय कर लेता है 30 मिनट में, उसके बाद 18 मिनट में आधी दूरी तय कर लेता है। तो अब 10 किलोमीटर की दूरी बाकी है, यानी कि आधी दूरी बाकी है। और 30 मिनट में है ना, 18 मिनट में ये आधी करता है। अब बाकी कितनी है, टोटल इसके पास 30 मिनट है। अब सातों इसके पास 12 मिनट हैं, ठीक है ना। अब 12 मिनट बाकी हैं, तो शेष दूरी 10 किलोमीटर रही। शेष दूरी यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पूरी यात्रा 30 मिनट में उसको पूरी करनी है ना। पूरी यात्रा उसको 30 मिनट में ही पूरी करनी है। और तो बाकी दूरी 10 किलोमीटर की रही। शेष समय कितना रहा, 12 मिनट उसके पास है। तो ये दूरी उसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी भी है समय भी है, लेकिन दूरी जो है वो किलोमीटर में है और समय जो है वो मिनट में है। तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से सातों इसकी गुणा करा लेंगे। तो एक काम ये कर सकते हैं, 60 यहाँ पर आ जाएगा, 60 यहाँ से हट जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 धाम 50 हो जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जवाब हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमाते हैं, तो इसको भी साथों देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कहने के 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमाते हैं, ठीक है। तो कहने के 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई क्या, मैं कहूँगी इनकी कमाई x होगी। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अगर बात करें 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। और कट करें तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसकी गुणा x की गुणा 1 से हो जाएगी और 12 इधर आ जाएगा, गुणा 8 आ जाएगा, गुणा आपका 5 आ जाएगा। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 और 12 की गुणा अगर करोगे इतना 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो 360 हो जाएगा, यानी कि श्रमिकों की कमाई कितनी होगी, 360 रुपये होगी। और 360 ऑप्शन नंबर डी में लिखा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।